नमस्कार साथियों, न्यू आईपीएस पढ़नों का ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। ध्यान से देखना, शॉर्टकट में इसको लसक भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम देखो, वह छोटी से छोटी संख्या। भाई लघुत्तम का मतलब छोटा ही होता है, महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा, और लघुत्तम छोटा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग है। जैसे हम बात करते हैं 2, 3, 4, 6, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, यानी उससे छोटी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या वही होनी चाहिए जिसके अंदर 2 का, 3 का, 4 का, 6 का भाग चला जाए। यानी वह कौन सी संख्या है जिसके अंदर इन सब का भाग जाए, वही संख्या इनका लघुत्तम कहलाती है। ओके, जैसे देखो, किसी भी संख्या के अंदर हम 1 का भाग नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। कहां से शुरू करना है? 2 से। ध्यान से देखना, इनमें ऐसी कोई संख्या है क्या जिसमें 2 का भाग जाए? कोई भी संख्या, इन चारों में से कोई भी एक संख्या। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। इसमें जाता है क्या भाग 2 का? नहीं जाता। नहीं जाता, उस संख्या को नहीं छेड़ना है। 4 में जाता है 2 का भाग? जाता है। कितनी बार? 2 बार। 6 में जाता गया 3 बार। ये क्वेश्चन। अब वापिस देखो, क्या 2 का भाग फिर जाता है इसी में? जाता है। किसमें? इस 2 में। चलो, 1 को नहीं छेड़ा, 3 में भाग नहीं जाता है, इसको भी नहीं छेड़ना। 2 में भाग गया 1 बार, 3 में भाग नहीं जाता। क्या अभी भी 2 का भाग जाता है किसी संख्या में? नहीं जाता। जब 2 का नहीं जाता है तब अगली संख्या स्टार्ट करो 3। क्या 3 का भाग जाता है? जाता है। तो देखो 1 1, ये हो गया। अब 1 का भाग जाता है और वो हम कभी देते नहीं, क्योंकि 1 का भाग दोगे फिर 1 भाग जाएगा, फिर 1 का भाग दोगे फिर 1 भाग जाएगा। तो जहां पे लास्ट में 1 आ जाए वहां सॉल्यूशन को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, जहां यहां पे जो संख्या आती है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से करो 4, 4 को 3 से करो 12। यानी 12 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो इनका लघुत्तम क्या हो गया? 12। ओके, फिर देखो, पांच, 10, 15, 20।
इनका एलसीएम निकालते हैं। कहां से शुरू करें? 2 से। ये लो सर, 5 में नहीं जाता, नहीं छेड़ना। 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार। 15 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 20 में कितनी बार जाता है? 10 बार। हो गया। फिर जाता है कि 2 का? जाता है। किसमें? इसमें जाता है, 10 में। देखो 5 में नहीं जाता, फिर 5 में नहीं जाता, 15 को भी नहीं छेड़ना, 10 में गया 5 बार। ओके। क्या अब 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता है तो छोड़ो, अगली संख्या स्टार्ट करो। 3। 5 में नहीं जाता, फिर 5 में नहीं जाता, 15 में जाता है 5 बार, फिर 5 में नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता। अब बात सुनना ध्यान से सुनना। अगर आपका 2 का भाग नहीं जाता है तो आप किसका भाग देते हो? 3 का। अगर 3 का भाग नहीं जाता है तो कभी भी आप 4 का भाग नहीं देना है। आपको 6 का भाग कभी नहीं देना है, कभी 8 का भाग नहीं देना, कभी 9 का भाग नहीं देना, 10 का भाग नहीं देना। यानी ये जो हम कार्य कर रहे हैं इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उसी संख्या का भाग देना है जो अभाज्य है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे 4 का भाग देंगे। अरे भाई, जिसमें 2 का ही भाग नहीं गया उसमें 4 का कहां से जाएगा? जिसमें 2 का ही भाग नहीं गया उसमें 6 का भाग कहां से जाएगा? ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जिसमें 4 का भाग जा रहा है उसमें 2 का नहीं जाएगा। इम्पॉसिबल बात है। तो इनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। ओके ना? तो अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग देते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। फिर डायरेक्ट कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। कौन सी अभाज्य संख्या आती है के बाद? 5। तो 5 का ही भाग देना है। अगर 5 का भाग नहीं जाता है तो 7 का देना है, 11 का देना है, 13 का देना है, लेकिन इन संख्याओं का भाग नहीं देना है। 5 का भाग देखो कितनी बार गया? सब में एक बार। जहां एक आ जाए वही क्वेश्चन फ्री। चलो स्टार्ट करो। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 3 से करो 12, 12 को 5 से करो 60। यानी 60 वो संख्या है जिसमें 5 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, 20 का भी जाता है। और हाँ, सबसे छोटी संख्या है ये सबसे छोटी संख्या है 60। इस 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर इन सब का भाग जाएगा। ओके, समझ में आया कुछ? चलो अगर आपको कभी एक सिंगल संख्या दे दे, कभी आपको एक सिंगल संख्या दे दे, मात्र एक, जैसे बोल दिया जाए 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो आपको वही करना जो अभी कर रहे थे। सबसे पहले 2 का भाग देना, कितनी बार गया? 9 बार। फिर 3 का भाग देना, कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का गया 1 बार। अगला अभाज्य गुणनखंड लिखवाता है तो उसको बता दो 2 गुणा 3 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको गुणा करके नहीं दिखाना है, वो गुणनखंड पूछ रहा है, गुणन नहीं पूछ रहा, उनके खंड पूछ रहा है। ठीक है, टुकड़े तो हमने टुकड़े कर दिए, 18 के टुकड़े कर दिए, 2 3 और 3, 2 3 6 6 3 18 हो गए टुकड़े। तो अगर आपको किसी सिंगल संख्या के बारे में पूछता है और बोलता है अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो आपको ऐसे लिखने हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। एक तो कहेगा गुणनखंड लिखो, तो लिख के दिखाने हैं, और कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड। तो 1 2 3 अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3।
अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो 3 बताने हैं, और अभाज्य गुणनखंड लिखो तो आपको ऐसे लिख के बताना है। तो ये हमारा लघुत्तम निकालने का तरीका, क्योंकि जब हम भिन्नात्मक संख्या में चलेंगे, ठीक है ना, बट्टों की संख्या में चलेंगे, a बट्टा b के रूप की संख्या में वहां स्टार्ट करेंगे तो हमें लघुत्तम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एलसीएम निकालना सीख लेना। ओके, चलो। तो इसकी परिभाषा याद रखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, लघुत्तम कहलाता है। एक होता है एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्ती, जिसको बोलते हैं मैसेट है, ध्यान रखना। एलसीएम लघुत्तम लसत है, एक ही बात है। एचसीएफ महत्तम समापवर्ती और मैसेट है, एक ही बात है। लघुत्तम का बिल्कुल विपरीत है, वो मैसेट होता है। लघुत्तम में क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या, इस बात सुनना, लघुत्तम की याद है तो महत्तम याद हो जाएगा। लघुत्तम में था छोटी से छोटी संख्या, और महत्तम में है बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए, और महत्तम है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। भाई ध्यान से सुनना, लघुत्तम में क्या हो रहा था, इनका भाग जा रहा था। एक संख्या थी यहाँ पे जिनमें 2 का भी जा रहा था, 3 का भी जा रहा था, 4 का भी। अब उससे विपरीत कार्य कर रहा है, महत्तम का भाग इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, ठीक है ना। लघुत्तम में संख्या में भाग जा रहा था, और महत्तम के अंदर संख्या का भाग जाना चाहिए, और संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। देखो ध्यान से, जैसे ले लिए 12, 18, 24, 3 संख्याएं हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसका भाग 12 में भी जाए, 18 में भी जाए, 24 में भी जाए। लघुत्तम को हम एक साथ कर रहे थे ना। महत्तम को आप टुकड़े करो, अभाज्य गुणनखंडों अलग अलग। पहले अभाज्य गुणनखंड 12 के करने हैं, उसके बाद 18 के करो, उसके बाद 24 के करो। ये क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 12 के भाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। इसके भी करो टुकड़े, 18 में भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, फिर दिया 1 बार। इसके भी टुकड़े करो, 12 है, 6, 2 से किया 3 से किया 5। हो गए भाज्य गुणनखंड तीनों के। लघुत्तम में 7 करने हैं, महत्तम में अलग अलग करने हैं। अभाज्य गुणनखंड हो गए, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब चलो, अब हम इनके जोड़े बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इतना समझ में आ गया भाई? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। एक जोड़ा बन गया, इसका 2 भाग निकाल दो, ये लो सर, 1 2 भाग निकल गया। आगे चलो, इसमें 2 है, अब इसमें 2 नहीं है, इसमें तो है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, तो 2 का काम फ्री। ओके, चलो आगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, चाहे ये 3 ले सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, एक जोड़ा 3 का बन गया। ये लो, एक जोड़ा 3 का बन गया, और किसी का जोड़ा नहीं बनता। इसमें 3 है तो अब इसमें और 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इनमें नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी वो अंक लेना है, वो संख्या लेनी है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। ओके ना। तो 2 इसमें था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 1 2 बाहर निकाला। उसके बाद देखो ये 2 एक और है इसमें, लेकिन अब इसमें नहीं है,
अगर एक में भी नहीं होता है तो उसको छोड़ दो। अब चलो 3 में, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, निकालो बाहर, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या आ गया 6। यानी 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जा रहा है, 18 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है। 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौक 24, जा रहा है तीनों में भाग। चलो आगे फिर करते हैं एक बार। बीस, 40, 60 का मैं सेट ज्ञात करूं तो देखो, पहले टुकड़े करो 20 के, फिर टुकड़े करो 40 के, फिर टुकड़े करो 60 के। ओके, 2 से किया 10 बार, 2 से किया 5 बार, 5 से किया 1 बार, 2 से किया 20 बार, 2 से किया 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, यहां 2 से किया 30 बार, फिर 2 से 15 बार, 3 से किया 5 बार, 5 से किया 1 बार। हो गए टुकड़े। चलो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 बाहर निकाल दो। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर 2 बाहर निकाल दो। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, एक 5 का भी बन गया। और कोई बनता है? नहीं बनता, इसके तो तीनों ही खत्म हो गए। इसमें 2 है तो इधर उधर जाना ही नहीं है, इसके तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, छोड़ो आगे, कोई टुकड़ा नहीं बनता है। इसमें 3 है तो इनमें नहीं है, इनमें 2 है तो इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। तो देखो 2 को 2 से करो 4, 4 को 5 से करो 20, यानी 20 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 20 में भी जा रहा है, 40 में भी जा रहा है और 60 में भी जा रहा है। तो ये क्या हो गया? मैथ सेट है। और पहले वाला क्या था? लेस सेट है। लेस सेट के अंदर इन संख्याओं का भाग इसमें जा रहा था, मैथ सेट के अंदर इसका भाग इसमें जा रहा है। मैथ सेट की एक विधि और है, भाग विधि। जैसे आपको 2 संख्याएं देते, 18 और 72 का मैथ सेट ज्ञात करो। 18 और 72 का मैथ सेट ज्ञात करो। एक विधि तो क्या थी? अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक विधि है भाग विधि। तो देखो 72 के अंदर भाग दो 18 का, इसमें तो डायरेक्ट ही हो रहा है, इसमें तो 0 ही आ रहा है। कोई दूसरी संख्या लेते हैं जिसमें पूरा पूरा डिवाइड ना हो, ऐसी कोई संख्या लेते हैं। तो देखो हम लेते हैं 4 और 18 ले लो। इसमें तो 72 में 18 का पूरा भाग जा रहा है, इसमें ले लो 18 में 4 का पूरा नहीं जा रहा है भाग, ऐसी संख्या ले लो। तो देखो 18 में भाग दो आप 4, 4 चौक 16, ठीक है। भाग जा रहा है, इसका मतलब आंसर तो इसका यही है भाई, पूरा भाग गया तो आंसर तो इसका यही है, इसका आंसर यही है। 18 जिस संख्या में तो पूरा भाग चला गया तो जाहिर सी बात है आ गया मैसेज, ठीक है। 4 चौक 16, बच गए 2। ध्यान से देखना मिस्टेक, जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूरा भाग चला गया उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 और 6 है तो 6 में आप 3 का भाग दे रहे हो तो 2 बार गया, हो गया पूरा, आंसर क्या है आ गया 3। लेकिन कई बार ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें भाग नहीं जाता है। तो देखो 4 चौक 16, बच गए 2। अब इस 2 का भाग किस में देना है? इस 4 में देना है। 2 दूनी 4, यहाँ पे जो संख्या आ गई पूरा पूरा भाग, यहाँ पे पूरा जा रहा था भाग, यहाँ पे पूरा भाग किसमें जा रहा है? 2 का। तो आंसर क्या आ गया आपका? 2। यानी 2 वो संख्या है जो 4 में भी भाग जाता है और 18 में भी भाग जाता है, और बड़ी से बड़ी संख्या भी है। ध्यान रखना, एक क्लियर और करते हैं।
8 और 12 लेते हैं। ये तो क्या थी, अभाज्य गुणनखंड, और ये भाग भी थी। 12 में भाग दो 8 का, 8 है 8, बच गए 4। बच गए ना, उस संख्या का भाग देना है इस संख्या में, 4 दूनी 8, आ गया 0। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 4। जिसका पूरा पूरा भाग जाता है वही मैसेज का आंसर होता है। इसका मतलब 4 वो संख्या है जिसका भाग 8 में भी जाता है और 12 में भी जाता है, और बड़ी से बड़ी भी संख्या 4 ही है। 4 से बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं है जिसका भाग 8 में भी जाए और 12 में भी जाए। भाई 4 से बड़ी हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6, तो 6 का भाग 12 में तो जा रहा है लेकिन 8 में नहीं जा रहा। संख्या लेते हैं 8, तो उसका भाग 8 में जा रहा है तो 12 में नहीं जा रहा है कि नहीं। तो वो कॉमन संख्या होनी चाहिए जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए, वो लेस है तो मैस है। ओके, अब देखो एक बात समझना, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम हमेशा उनका गुणनफल ही होता है। ध्यान रखना ये बात। जैसे संख्या दे दी आपको 5 और 7 की, इनका एलसीएम बताओ। भाई कुछ नहीं करना आपको, कोई निकालना नहीं है, कुछ ऐसे वैसे कुछ नहीं करना है। अभाज्य संख्या है दोनों, मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल ही इनका लेसे पे होता है। ध्यान रखना, किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लेसे पे होता है। जैसे 2, 3, 5, आपको पूछ रहे 2, 3, 5 तीनों अभाज्य संख्या है ना। अब इनका लघुत्तम निकालो, तो आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि जो संख्या दी हुई है वो अभाज्य तो है ना। अगर अभाज्य है तो 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, मामला फिर ये तो डायरेक्ट निकालो। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लेसे पे होता है। ध्यान रखना ये बात। किन्हीं भी लगातार दो सम संख्याओं का, किन्हीं भी लगातार दो सम संख्याओं का मस्यप हमेशा 2 ही होता है, लगातार होने चाहिए। जैसे आप ले रहे हो 18, 20, 2 लगातार है ना, इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, मात्र 2 का ही जाएगा। आप कोई संख्या ले रहे हो 24, 26, लगातार है ना, तो लगातार संख्या के अंदर हमेशा 2 का ही भाग जाएगा। कभी मैसेज निकालने की ट्राई मत करना, निकाल के मत देखना, डायरेक्ट लिख देना, 2 ही होता है हमेशा। आप कोई भी संख्या लेते हो 80 और 82, इनमें किसी का भाग नहीं जाता, मात्र 2 का ही जाता है, जो दोनों में जाएंगे। ओके ना, चलो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखना ये बात, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लसप और मसप के बराबर होता है। ध्यान रखना ये बात। जैसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं हम 5 और 6। एक बात बताओ, 5 और 6 का लसप क्या होता है? 5 और 6 का लसप क्या है? ये लो, कितना है ना, 30 है ना। 5 और 6 का लघुत्तम क्या था? 30। और 5 और 6 का मसप क्या है? 1। 5 और 6 का मसप 1 है। 5 और 6 में किसी का भाग नहीं जाता, मात्र 1 का जाता है। लसप है कितना? 30। और मसप क्या है? 1। यानी यही तो कह रहे हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसप गुणा मसप। यही तो बताया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 5 गुणा 6 कितना? 30। और लघुत्तम कितना है इसका? 30। और लघुत्तम कितना? 1। यानी कितना? 30 बराबर 30। यही तो बता रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ओके,
आगे देखो, इन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप लसपे का भाग देते हो तो मैसपे प्राप्त होता है। अगर मैसपे का भाग देते हो तो आपको लसपे प्राप्त होता है। ध्यान रखना है बात। जैसे दो संख्या है 2 और 4, 2 और 4 का लघुत्तम क्या है 4 और महत्तम क्या है 2। लघुत्तम क्या है 4 और महत्तम क्या है 2। भाई दोनों संख्या में किसका भाग जा रहा है 2 का जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 2 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है। अब देखो, कई बार आपको लघुत्तम और महत्तम दोनों दे देगा और कहेगा एक संख्या 4 है दूसरी बताओ। तो ध्यान रखना, किन्हीं भी लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल में किसी एक संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। लघुत्तम और महत्तम के अंदर किसी एक संख्या का भाग देते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप लघुत्तम का भाग देते हो तो महत्तम प्राप्त होता है, अगर आप महत्तम का भाग देते हो तो लघुत्तम प्राप्त होता है। ध्यान रखना कि इन दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप लघुत्तम का भाग देते हो तो महत्तम प्राप्त होता है, महत्तम का भाग देते हो तो लघुत्तम प्राप्त होता है। ओके ना। और लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल में किसी एक संख्या का भाग देते हो तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक थे ना 2-3 टॉपिक इकट्ठे, उनसे अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएंगे। ओके ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए काफी है।